24 घंटे में से 8 घंटे बिजली रहती है, बिल आता है 2700 का। उल्टा परसों आए यहाँ के लोगों को फिर बेवकूफ बनाया कि मैं आपको यहाँ यूनिवर्सिटी दूंगा। देखिए परसों सुरेंद्र चौधरी साहब आए, बड़ा आज उनके चेले चमचे बटोरे चला रहे हैं रोड वाइडनिंग। जो इनका लीडर कोई बंदा कहीं और फिट नहीं होता है, वो एट द एंड बड़गाम आके फिट बैठता है। सुस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एज अ स्टेप नहीं यूज किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद है वादी कश्मीर की ज़िला बड़गाम में और हमारे साथ मौजूद है एक नामवर और मोहतरम शख्सियत जिन्होंने सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब आगा सईद मुंतज़र मेहंदी साहब की। आगा साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आगा साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने देखा कि आप बड़गाम में एक मकबूल शख्सियत है, लोगों के दिलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और आपका अगर सियासी सफ़र देखा जाए तो खासा दिलचस्प नज़र आया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपने सियासी सफ़र के बारे में हमारे जो नाजरीन देखने वाले हैं उन्हें बताएं और उसके साथ साथ बड़गाम के लोगों के साथ कैसा ताल्लुक़ है आपका, उस पर भी एक नज़र डालें। जी, जहाँ तक सियासी सफ़र की बात आप कर रहे हैं, हालांकि मेरा सियासत ये एक प्लान नहीं था। हाँ, अलबत्ता क्योंकि हमारा घराना लोगों के साथ ही उठना बैठना है और अंदाजा है लोगों के मसले मसाइल का, तो क्योंकि अगर लोगों के मसले मसाइल की हम बात करें तो मेरे ख्याल से लोग किसी मिनिस्टर के यहाँ जाने से तरजीह यहाँ ही देते हैं हमारे देवाखाने को कि हम आगा साहब के यहाँ जाएं और हमारे मसले जो भी हैं वो हल हो, ताकि उनको यहाँ अपना इज्जत नफ्स महफूज लगता है। क्योंकि अगर वो अपना दुख दर्द सुनाते भी हैं तो उनको ये नहीं लग रहा है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। इसके बजाय कि अगर वो किसी मंत्री या किसी और के पास जाते हैं तो उनको शायद लगता है कि हमारी बेइज्जती है। तो वो जो अपनापन है तो वो लोगों को यही लगता है। तो यही वजह रही जो इस इन्हीं मसले मसाइल की रोशनी में ही यहाँ के बुजुर्गों का यही फैसला रहा कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप आगे जाइए, इस ऐवान में जाइए और इन मसले मसाइलों का आप अजाला कीजिए। तो यही वजह बनी कि मेरा इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना होगा। अच्छा। सर, मैं बात करूंगा, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि बड़गाम में जल्द दोबारा इंतखाबात की बात हो रही है और पिछले इंतखाबात में आपको जो है वो शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। आप समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या थी, क्यों आपको जो है वो शिकस्त का सामना हुआ? और अगर देखा जाए तो इलेक्शन जो है दोबारा होंगे तो हो सकता है कि अगर आपको जो है वो मैंडेट मिलता है तो क्या कुछ नया, क्या कुछ मुख्तलिफ करेंगे आपको, जिससे लोग जो है वो ज़्यादा आपसे जुड़े? और क्या आपको लगता है कि अगर जो है आपको मैंडेट मिलती है तो लोगों को किस तरीके से जो है वो आपके साथ आएंगे? तो इस पे भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक इंतखाबी अमल का ताल्लुक है, इसमें तो हार जीत होती रहती है। इसमें ये कोई गिला है नहीं किया, क्योंकि जीतना तो एक ही को है। बदकिस्मती से जो इस बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी, हम तो इसी नजर में निकले थे जो नाअहली इस बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हुई है, उस नाइंसाफी को हम दूर करें, यही हमारा मकसद था। क्योंकि जब हमने देखा एक शोबा उठा के उसमें भी नाइंसाफी, फिर दूसरे शोबे पर गए उस पर भी नाइंसाफी, तीसरे पर गए उस पर भी नाइंसाफी, तो हमें लगा कि अब ये नाइंसाफी सर के ऊपर से जा रही है। तो इसीलिए लोगों का ये फैसला था कि इस नाइंसाफियों को अब इंसाफ करना है, इन तमाम गलतियों को अब सुधारना है। वही लेकर हम आगे गए। मगर शायद फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी हिल गई जो इस इलाके ने, यहाँ के बुजुर्गों ने फैसला लिया, तो उन्होंने फिर अपनी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया, इलीगल मीन से, गैर अखलाकी तरीकों से भी यहाँ के लोगों को यरगमाल बनाया। कहीं पर
सीएम होने का दावा किया, कहीं पर कुछ कुछ करके, तो जिसकी वजह से शायद यहाँ के लोगों को भी ये गलतफहमी हुई कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी से वजीर आला नुमाइंदी करते हैं तो हमें शायद 10 काम निकलेंगे, या जो पिछली नाअहलियां रही हैं उन नाअहलियों का भी इजाला ज्यादा होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही यहाँ से नुमाइंदगी जब करेंगे। तो यही वजह रही कि लोगों ने एतमाद ज्यादा उन पर किया। अगर साहब, अगर हम देखें इस वक्त की अगर बात करें तो बडगाम की आवाम के साथ जो है आपका ताल्लुक जो अच्छा है, तो इस वक्त बडगाम की आवाम को इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है, और जो वो मसला है आप उस मसले पर जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं? अगर देखें तो इस वक्त मौजूदा दौर में बडगाम के जो आवाम है उनका सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए, अगर एक मसला होता तो बताते। यहाँ मसाइलों पर मसाइल है। सबसे पहले देखिए, ये हॉस्पिटल हो गया, ये कितना बदहाली का शिकार है। कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, लोग जाते हैं मगर वो फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट लैब्स में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि वहाँ मशीनरी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है। ये है शोबे सेहत। तालीम का देख लीजिए आप, तालीम का भी निज़ाम दरहम बरहम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब आज के दौर के हिसाब से वो नहीं है। या फिर सबसे बड़ा बिजली का मसला है। यहाँ जब टाउन की मैं बात करूं, जब यहाँ पर ग्रिड स्टेशन के लिए लैंड प्रिक्योर की गई, उनसे वादा किया गया था कि आपको हम फिक्स रेट रखेंगे और हर जिन की जमीन इसके असर में आई तो उनको हम मुलाजमत भी देंगे। जब आज वो वादे याद दिलाते हैं बिजली महकमे को, बोलते हैं ये लिखत में दिखाओ कहाँ है ये आप फ्लैट रेट, कब हमने कहा? ये तब के नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी थी, इन वादों की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए थी, एक एग्रीमेंट होना चाहिए था। उल्टा 24 घंटे में से 8 घंटे बिजली रहती है, बिल आता है 2700 का। मतलब एक ही साल में 130% का इजाफा हुआ है बिजली बिल में। तो ये संगीन मसले मसाइल है, इन पर काम करने की जरूरत है। कोशिश कर रहे हैं, आज भी बाहर सिस्टम से बाहर रह के भी अफसरों से मिल रहे हैं, अफसरों को खत लिख रहे हैं, उन कोशिश कर रहे हैं कि इन मसले मसाइलों का हल हो। अगर मौका मिलता है हमारी जमात को ऐवान में जाने का, तो मेरे ख्याल से हमारी जमात आसान तरीके से मजबूती से इन मसले मसाइलों का अजाला करेगी। अगर साहब हम रियासती दर्जे की बहाली की बात करेंगे, क्योंकि वादी कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ के लोगों में एक ही बात है, वो है रियासत का दर्जा। तो रियासती दर्जे की बहाली के बारे में आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है, और आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर वाकई संजीदा इक़दाम कर रही है? देखिए, स्टेट हुड का जो वो मसला ही नहीं है। पहले तो यहाँ की जो सियासी बेचैनी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारी जमात उस पर जोर दे रही है कि वो मसले कश्मीर हल होना चाहिए। क्योंकि हाँ, हुकूमत हिंदुस्तान ने काफी एक्सपेरिमेंट किए मगर उस बेचैनी को खत्म करने के लिए, मगर वो बेचैनी खत्म नहीं हुई, वो बदस्तूर अपनी जगह कायम है। तो हमारी जमात का ये मौक़िफ़ है कि इस पर भी इक़दाम उठाई। दूसरा, जो उन्होंने गैर आईनी कार्रवाई 2019 को 370 को लेकर की, हमारी जमात का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है। जो छेड़खानी आर्टिकल 370 से के साथ हुई 53 से लेकर 2019 तक, वो सूद समेत कश्मीरियों को वापस मिलना चाहिए। जब वो चीजें वापस आएंगी, रियासत का दर्जा खुद ब खुद बहाल होगा। हमारा मकसद रियासत स्टेटहुड इस वक्त नहीं है। जो इज्जत नफ्स कश्मीरियों का पामाल किया गया, वो हमें रेस्टोर कराना है। तो अगर साहब हम बडगाम की बात करेंगे, तो आपके मुताबिक मौजूदा हुकूमत बडगाम जैसे इलाकों की तरक्की के लिए कितनी मौसर साबित हुई है, किस तरीके से काम कर रही है इन इलाकों में? देखिए, बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एज अ स्टेप नहीं यूज किया। सेकंड ऑप्शन, जो इनका लीडर कोई बंदा कहीं और फिट नहीं होता है, वो एट द एंड बडगाम आके फिट बैठता है, उसकी तनख्वाह चलती है यहाँ से। तो उन्होंने
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको वही एक ऑप्शन रखा है. जो जिम्मेदारियां, जो रिलीफ यहाँ के लोगों ने हर इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, चाहे वो पार्लिमानी इलेक्शन हो. मतलब आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला ने भी अपना पहला पार्लिमानी इंतखाब यहीं से लड़ा था, यहीं से वो जीत के पार्लियामेंट गए थे. आप देखिए, क्या आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, क्या जब वो पार्लियामेंट मेंबर रहे उन्होंने कुछ बडगाम को दिया, जो रिलीफ उन्होंने बडगाम के लोगों ने उनको दिया पार्लियामेंट में पहुंचा के, क्या उन्होंने कोई रिलीफ वापस दिया? या 2004 में जब डॉक्टर फारूक यहाँ से चुन के चले गए, बडगाम भी हिस्सा था श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का, आप देखिए क्या उन्होंने, उनकी क्या कारकर्दगी रही है वैसे पार्लियामेंट इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ओर. या फिर जब इनकी सरकार आई उसमें भी देख लीजिए क्या उमर अब्दुल्ला ने बहैसियत वजीर आला काम किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए. खाली जुमलेबाजी की, खाली खोखले वादे किए, मगर जमीन पर आज की डेट में कोई भी काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं किया. तो मतलब है कि इस इलाके में खासकर बडगाम के लोगों को जो है नजरअंदाज किया है. बिल्कुल नजरअंदाज किया है, उनके साथ सौतेली माँ का व्यवहार किया है. क्योंकि बार बार जैसा कि रिलीफ जो यहाँ के लोगों ने दिया, वो उसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस देने में नाकाम रही. देखिए, परसों सुरेंद्र चौधरी साहब आए, बड़ा आज उनके चेले चमचे बटोरे चिल्ला रहे हैं रोड वाइडनिंग. अरे रोड वाइडनिंग 3 बार इसका डीपीआर इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने बनाया है, जब ये उमर अब्दुल्ला वजीर आला थे 2009 वाली सरकार में. क्या हुआ? उस दिन भी इंजीनियर आए, उन्होंने फीता खींचा, निशान डाला, मगर कुछ हुआ नहीं. तो वही एक्सपेरिमेंट आज ये फिर कर रहे हैं यहाँ के लोगों को यरगमाल करने के लिए. या 2011 में जब उमर अब्दुल्ला ने यहाँ अवामी जलसे से खिताब किया, उन्होंने यहाँ के लोगों से वादा किया था कि मैं डीजी भर्ती अनकरीब ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही कराऊंगा. 2011 भी देख लीजिए और 2025 भी देख लीजिए, कहाँ है वो डीजी भर्ती. उसी तरीके से बाकी जो उनके वादे थे, या उन्होंने सही बुनियाद मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की डाली पाटवा में. आप देखिए वो कितनी ऑपरेशनल है, कितने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली वो दीवार बंदी है, उधर ही पड़ा है काम, उसके आगे काम ही नहीं चला. हाँ, उल्टा परसों आए यहाँ के लोगों को फिर बेवकूफ बनाया कि मैं आपको यहाँ यूनिवर्सिटी दूंगा. अरे पहले जो आपने जिस यूनिवर्सिटी की आपने सही बुनियाद डाली थी उसको तो इख्तिताम पर पहुंचा, फिर नई यूनिवर्सिटी की बात करो. बिलजुमला मेरे कहने का यही मतलब कि ये इसको एज ए स्टेप ही यूज कर रहे हैं. तो आज भी इनका वही माइंडसेट है. मतलब परसों यहाँ के नायब वजीर आला आए, ठीक है, उनकी आईनी जिम्मेदारी भी है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना बहैसियत नायब. कुछ छोटे से रिलीफ का ही ऐलान करते, मतलब अल्लाह का इस वक्त कितना सरापा एहतिजाज है कि हम कहाँ से 2700 रुपया माहाना बिजली बिल का अदा करेंगे. यहाँ कोई शेख रहता नहीं है, यहाँ कोई उद्योगपति रहता नहीं है, मजदूर तबका ही है जो दिन को निकलता है शाम को खाता है. वो महंगाई में अब घर चलाए, बच्चों पेरेंटिंग करे या बिजली फीस अदा करे. गैस सिलेंडर्स का इन्हें ऐलान किया, वो भी नहीं मिल रहा है. बिजली नहीं मिल रहा, फ्री यूनिट जो इन्हें ऐलान वो नहीं मिल रहा है. और इन्होंने ये ऐलानात उसी तबके के लिए किए थे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है. यहाँ तो अक्सरियत उसी सेक्शन की है. बजाय उनको रिलीफ देना, ये फोटो सेशन कर रहे हैं, उनके जो जख्मों हैं उन पर नमक पोशी कर रहे हैं. अच्छा, अगर रोड वाइडनिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, इनने फिर ये एक जुमला फेंका, क्या इनके पास कंपनसेशन है? क्या इनके पास वो सारा प्लान है कि जो इसके इफेक्टेड, जो इसकी जद में लोग आएंगे उनकी बाज़ाबातकारी हम कैसे करेंगे? ये ऐलान करना बहुत आसान है, इन्हें माजी में भी ऐसे ऐलान किया और आगे भी करेंगे. पर मसला इस वक्त ये है कि लोगों को रिलीफ कैसे हम पहुंचे, वो इस वक्त इस जमात की तरजीह होनी चाहिए थी. चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ देना था या बिशमूल बडगाम के लोगों को रिलीफ देना था. लास्ट में आप बडगाम की आवाम, खासकर बडगाम के नौजवान, उनको आपका क्या पैगाम रहेगा? लास्ट में मेरा बडगाम के लोगों को यही पैगाम है कि आपने बार बार अपने इज्जत नफ्स को पामाल किया. इस बार सोच समझ के अपना सियासी फैसला लें. ये पहचाने कि आपका खसारा किसमें है, आपका फायदा किसमें है. क्योंकि शायद कहीं ना कहीं गलत फैसलों की वजह से हम
उस बर्बादी के मोड़ पर हैं, जहां अब ये गुंजाइश नहीं रहती है कि एक बार फिर बडगाम कोई गलत सियासी फैसला करे। तो मैं फिर से यही दोहराऊंगा कि बडगाम के लोगों को इस वक्त मरकजी किरदार अदा करना है इस ज़िमनी इंतखाबात में, तो सोच समझ के फैसला लें कि आपका खसारा किस में है और आपका फ़ायदा किस में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत नाजरीन, ये थे हमारे साथ आगा सैयद मुंतज़र मेहंदी साहब जिनसे हमने बात की। तो इंशाल्लाह नाजरीन आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप ANS देखते रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।